So good afternoon, ladies and gentlemen. This class is the second part of post-structuralism. In yesterday's class, we basically focused on a comparison between structuralism and post-structuralism. In today's class, we will talk about something more in post-structuralism. However, the comparison will continue, because without comparing post-structuralism to structuralism, it is not possible, it is impossible to understand the second one, right? So let's very quickly do a recap of yesterday's class. So I just started with ontology and epistemology. I hope you understand the meaning of these two words. Ontology refers to the study of being, and the epistemology is the theory of knowledge or study of knowledge. Then we discussed about the basic tenets of structuralism, and there we talked about that how structuralism talks about everything having a structure, that in order to understand anything you need to understand the structure of that particular thing, the things which are around that, and the things which may be within that system. That is how you can understand a structure. We discussed about Saussure's three pronouncements, where he said language is arbitrary, relational, and constitutional. We talked about the ideas of Saussure, synchrony versus diachrony, long versus parole, paradigmatic versus syntagmatic relationship, and we concluded that speech is more important in structuralism than writing, and that meaning is fixed. So just to highlight this point, that speech is more important than writing, structuralist जो writers हैं, उनका जो critics हैं, उनका ये मानना है कि हम जो बोलते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लिखा जाता है वो बाद में लिखा जाता है, पहले हम सोचते हैं या बोलते हैं, है ना। पहले हम कोई बात कहते हैं, बात करते हैं, और जो स्पीकर है वो बोलते समय प्रेजेंट होता है, यानी जब कोई बात बोली जाती है तो स्पीकर प्रेजेंट होता है, और बिकॉज स्पीकर इज़ प्रेजेंट, इसलिए जो स्पीकिंग है वो ज़्यादा, जो स्पीच है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और राइटिंग एक डिलेड काइंड ऑफ रिस्पॉन्स है। दैट मीन्स कि अगर आप पहले कोई चीज़ बोलते हैं और बाद में उसको लिखते हैं, तो जो लिखना है वो सेकेंडरी हो जाएगा, जो स्पीच है वो प्राइमरी हो जाएगी। यानी बाइनरी अपोजिशंस की बात जो स्ट्रक्चरलिज्म में चलती है, स्पीच वर्सेस राइटिंग, और आपको पता है कि स्ट्रक्चरलिज्म में हमेशा ये बात होती है कि बाइनरी अपोजिशंस में एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सुपीरियर इन्फीरियर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहाँ पे ये मानते हैं कि सुपीरियर इसलिए है क्योंकि इन्फीरियर अवेलेबल है, और इन्फीरियर इसलिए है क्योंकि सुपीरियर अवेलेबल है, इसलिए दोनों एक दूसरे की वजह से हैं, इसलिए कोई सुपीरियर और कोई इन्फीरियर नहीं हो सकता है। दैट इज़ देयर कॉन्सेप्ट। सो स्पीच इज़ प्रिफर्ड ओवर राइटिंग, स्पीच इज़ सुपीरियर टू राइटिंग, ऐसा जो है स्ट्रक्चरलिज्म में मानते हैं। देन स्ट्रक्चरलिस्ट ये मानते थे कि हर एक मीनिंग फिक्स्ड है। देखिए, हर एक चीज़ को आपको प्लेटो से शुरू करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्लेटो ने कहा था कि रियलिटी इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द आर्ट इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। तो उसमें ये था कि जो ओरिजिनल टेबल है वो स्वर्ग में है, वहाँ से कोई सोचता है कि हाँ टेबल किसी के दिमाग में आती है, फिर वो टेबल बनाता है ना। तो पहला वाला जो रियल वाला हो गया वो तो स्वर्ग में हो गया, दूसरा वाला जो है वो आर्टिस्ट के दिमाग में है, और तीसरा वो है जो बनाता है ना। तो ट्वाइस या थ्राइस जो भी है उसमें पॉइंट ये है कि प्लेटो ये मान रहा है कि ऐसा कुछ है जो रियल है, ऐसा कुछ है जिसका नाम है, ऐसा कुछ है जो कोई टेबल जैसी चीज़ होती है। स्ट्रक्चरलिस्ट ने कहा कि जो ये प्लेटो का आइडिया है, ये उतना इसको समझने के लिए ये रियलिटी वगैरह कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको समझने के लिए उसको एक स्ट्रक्चर में फिट करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि जो टेबल है वो एक्चुअली टेबल बनी कैसे है, वो लकड़ी से बनी है, खीले से बनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साइज़ क्या है, लंबाई क्या है, और वो टेबल किस तरीके से बाकी
टेबल से, कुर्सी से, सोफे से, अलमीरा से अलग है। जब आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको टेबल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये कहा स्ट्रक्चरलिस्ट ने। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इसके आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो टेबल है ये ठीक है, स्ट्रक्चर में आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर हमेशा एक जैसा रहेगा? क्या हम जिसको टेबल कहते हैं उसको हमेशा टेबल कहते रहेंगे? क्या इसका नाम कभी बदल नहीं जाएगा या इसका आइडिया चेंज नहीं हो जाएगा, है ना? क्या टेबल का जो कॉन्सेप्ट है आज के टाइम में वो कल के टाइम में भी रहेगा? ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा बिकॉज टेबल का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही अपने आप में चेंज हो सकता है। आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है। जैसे टेलीविज़न का कॉन्सेप्ट आप देखिए किस तरीके से चेंज हुआ, पहले कैसा था और आज का टेलीविज़न कैसा है। पहले टेलीविज़न को डिफ़ाइन करते तो आप कहते कि टेबल पे रखा जाता है और उसमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं जिसको हम देखते हैं। आज तो टेलीविज़न टेबल पे बहुत कम रखा जाता है, या तो अलमीरा में होता है तो दीवार पे होता है, यानी क्वालिटीज़ चेंज होती रहती हैं। तो जो स्ट्रक्चर है वो मूव करता रहता है, ऐसा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कहा गया। ठीक है, तो दैट इज़ जो मीनिंग फिक्स्ड वाला था वो पॉइंट मैं क्लियर कर रहा था कि स्ट्रक्चरलिज्म में ये बात हुई कि मीनिंग फिक्स है और पोस्ट में बात हुई कि मीनिंग फिक्स नहीं है। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो स्ट्रक्चरलिज्म को लगभग हर एक लेवल पे विरोध करता है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि स्ट्रक्चर्स तो हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर्स जो है ना तो फिक्स हैं ना ही परमानेंट हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ना तो फिक्स हैं और ना ही परमानेंट हैं। ठीक है, एंड देन इट सेज अल्टीमेट सिग्निफायर सिग्निफाइड बिल्कुल नहीं है। बाइनरी पेयर्स को उन्होंने रिप्लेस किया, बाइनरी अपोजिशंस को उन्होंने रिप्लेस किया बाइनरी पेयर्स से। और राइटिंग वाला पॉइंट फिर से आ जाता है, इसको मैं अभी थोड़ा आगे और बताऊंगा। डेरिडा का कहना था कि अगर जो प्रेजेंस है उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एब्सेंस है, और एब्सेंस जो है उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्रेजेंस है। ये डेरिडा की थियरी है, दैट एब्सेंस इज जिसको कहते हैं मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, राइट। तो जो प्रेजेंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, एब्सेंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंस इसलिए प्रेजेंस की मीनिंग तभी है जब एब्सेंट वाले की मीनिंग है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चा प्रेजेंट है वो इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि कोई एब्सेंट है, राइट। अदरवाइज प्रेजेंट और एब्सेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अगर आप कोई आइडिया रख रहे हो, कोई बात कह रहे हो, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं आप, तो उस सेंटेंस की मीनिंग इसीलिए है क्योंकि आप उसका अपोजिट नहीं बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बच्चे बेटे बेटी को आई लव यू बोल रहे हो तो इसका मतलब आप उसको आई हेट यू नहीं बोल रहे हो, दैट इज उसका अपोजिट आप नहीं बोल रहे हो, राइट। तो जो आइडिया प्रेजेंट है उस आइडिया की मीनिंग इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई और आइडिया है जो एब्सेंट है, राइट। सो देयरफॉर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज एब्सेंस इज इंपॉर्टेंट। नाउ उन्होंने कहा जो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स थे उनका कहना था कि जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि स्पीच प्रेजेंट होती है इसलिए स्पीच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग प्रेजेंट नहीं होती है, वो तो पता नहीं कब लिखी गई हो, वो तो पुरानी हो गई है, इसलिए वो कम इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डेरिडा ने कहा कि राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि राइटिंग जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट है, वो जब लिखी गई तब भी प्रेजेंट थी और आज भी प्रेजेंट है और कल भी प्रेजेंट रहेगी। स्पीच तो एक टाइम पे प्रेजेंट थी और आगे चल के प्रेजेंट वो नहीं रह जाएगी, इसलिए राइटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीच। ऐसा पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का आइडिया था। सो ये हम लोगों ने कल बात किया था, मैंने कुछ लोगों पे छोड़ दिया था आपको। So I hope now the question about writing and speech is clear. Writing और speech वाला जो point था वो clear हो गया है? Yes sir. Yes sir. Okay, great. शैलेश आपको आवाज आ रही है? Yes sir. Yes sir, clear. Clear, good. चलिए. Starting again with the Peter Berry giving 4 major differences between structuralism और post structuralism.
तो पीटर बेरी ने इसको द बिगनिंग थियरी में चार बताया कि चार बड़े गैप हैं स्ट्रक्चरलिज्म में और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। पहला उन्होंने कहा ओरिजिन का, मैंने कल ही बताया था आपको कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो क्योंकि सोशियो लिंग्विस्ट थे तो लिंग्विस्टिक्स से आता है, और डेरिडा फिलोसोफर थे, फ्रेंच फिलोसोफर, तो वो फिलोसफी से आता है। जो फिलोसोफर है वो अलग सोचेगा और लिंग्विस्ट अलग तरीके से सोचेगा। लिंग्विस्ट हमेशा रियलिटी पे पहुंचने की कोशिश करता है, हमेशा एक फिक्स्ड बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन फिलोसफी में कोई रियलिटी नहीं होती है, कोई फिक्स्ड बात नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा, टोन और स्टाइल का, जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है वो हमेशा साइंटिफिक अप्रोच से चलता है। कूलनेस की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको सही मान लेना, COOL है, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच से चलता है, ठीक है, और वो हमेशा शांत होकर के अच्छे से बढ़िया तरीके से चीज़ों को सही करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि चलो पहले इसको समझते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं, स्ट्रक्चर में दिमाग लगाते हैं कैसा है, परेशान मत हो, धीरे धीरे समझते हैं। ये अप्रोच है स्ट्रक्चरलिज्म का। वेयरएज जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, जो डिकंस्ट्रक्शन है आपका, वो इमोशनल है, वो अर्जेंट है, वो चीज़ों को एक तरीके से बिना ऑर्डर के एनार्की में समझने की कोशिश करता है, फिलोसोफाइज करने की कोशिश करता है, राइट। देयरफॉर उसमें एक शांति, एक कामनेस का अभाव है, कमी है। लैंग्वेज के प्रति जो व्यवहार है उसको देख लेते हैं। जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है वो मानता है लैंग्वेज में एक ऑर्डर है, एक सिस्टम है, और लैंग्वेज दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है, लैंग्वेज ही परफेक्ट सिस्टम है, ये स्ट्रक्चरलिज्म मानता है। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि लैंग्वेज अपने आप में एक कन्फ्यूज्ड ऑब्जेक्ट है। लैंग्वेज कैन नेवर गिव यू मीनिंग बिकॉज द मीनिंग इज द सब्जेक्ट टू चेंज, इज अ सब्जेक्ट टू चेंज। मीनिंग चेंज होती रहेगी और कभी फिक्स हो ही नहीं सकती, इसलिए लैंग्वेज में एक ऑर्डर कभी नहीं आ सकता, हमेशा अनार्की रहेगी। लैंग्वेज मीनिंग तो देगी पर वो हमेशा टेम्पोरेरी मीनिंग होगी। लास्ट डिफरेंस जो पीटर बेरी का है वो है फंडामेंटल एम्स में, कि ये दोनों करना क्या चाहते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म चाहता है कि वो बेटर स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे जिससे कि सच्चाई को समझा जा सके, ट्रुथ क्या है ये पता लगाया जा सके, ये स्ट्रक्चरलिज्म का प्रयास है। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का प्रयास है वो ये बताना कि ट्रुथ तो होता ही नहीं है, राइट। जब ट्रुथ होता ही नहीं है, रीज़न होता ही नहीं है, लॉजिक होता ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं अपने आप में फ्लूइड है, तो आप किस ट्रुथ का पता लगाएंगे, राइट। वो जो फेमस स्टेटमेंट है कि देयर इज नो ट्रुथ एक्सेप्ट दैट देयर इज नो ट्रुथ, राइट। दुनिया में देयर इज ओनली वन ट्रुथ दैट देयर इज नो ट्रुथ। दुनिया में एक ही सच्चाई है कि दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है, राइट। दैट इज द थिंग। सो ये 4 मेजर डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, जो पीटर बेरी ने द बिगिनिंग थियरी में हाईलाइट किए हैं। इज दैट ओके? आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट। सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म शुरू कहाँ से हुआ? 1960s में डेरिडा ने अपनी राइटिंग शुरू की, अपने लेक्चर्स वगैरह देना शुरू किए फ्रांस में, और रोला बार्थ और जैक्स डेरिडा ये 2 सबसे बड़े फिगर्स थे। रोला बार्थ जो है वो उनके 3 ऐसे हैं, 3 और जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि रोला बार्थ स्ट्रक्चरलिस्ट पहले थे, बाद में वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन गए, ठीक है। तो बार्थ के हम 3 एसेस देखेंगे, उन 3 एसे की थोड़ी बहुत बात करेंगे। पहला एसे उन्होंने 1966 में लिखा, उसका टाइटल था द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव। ये जो एसे है ये है रोला बार्थ का एज स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक, यानी रोला बार्थ इस समय एक ऐसे क्रिटिक थे जो स्ट्रक्चरलिस्ट था, वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था। 2 साल बाद 1968 में बार्थ एक और एसे लिखते हैं। जागृति इतना लेट कहाँ थी? जागृति आर यू देयर? यस सर। कहाँ थी? टाइम पे आया करो, टाइम। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जागृति बेटा अभी मैं सिर्फ आपको बात कर रहा था कि जो स्ट्रक्चरल पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो रोला बार्थ की बात कर रहे हैं हम, जो शुरुआत करने वाले 2 लोगों में से एक हैं, जैक्स डेरिडा और बार्थ। 1966 का उनका ऐसे था
द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव, जो एज स्ट्रक्चरलिस्ट लिखा गया है। 2 साल बाद 1968 में जो ऐसे आता है द डेथ ऑफ द ऑथर, इसमें बार्थ हिंजेस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कभी कोई अच्छा टीचर हो क्वेश्चन पेपर बनाए तो पूछ ले, दैट दिस ऐसे द डेथ ऑफ द ऑथर वेदर इट इज स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। तो इसका आंसर है कि दिस इज समवेयर इन बिटवीन, राइट। ये स्ट्रक्चरलिस्ट भी है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी है। कैसे है ये अभी हम बात करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा है। स्ट्रक्चरलिस्ट इसलिए है क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स की बातें करते हैं, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इसलिए है क्योंकि जब आप डेथ ऑफ द ऑथर को प्रोक्लेम कर दोगे, व्हेन यू से दैट द ऑथर इज नो मोर, द टेक्स्ट इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, देन द टेक्स्ट बिकम्स free from all responsibility. And when the text is free to be interpreted in any way possible, then you enter the arena of deconstruction, arena of post structuralism, because यहाँ पे सब कुछ फ्री है, वहाँ पे सब कुछ आपको बताया जाता है। कि आप इमेजिन करिए एक आपके 2 दोस्त हैं। एक दोस्त का घर ऐसा है जिसके यहाँ आप जाते हैं तो आपको कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ चाय पीना है, कहाँ नहीं, कहाँ वॉशरूम जाना है, सब क्लियर है एकदम। कहाँ टीवी देखना है, किस रूम में पढ़ना है, सब क्लियर है, राइट। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। वो है स्ट्रक्चरलिज्म। उस दोस्त का नाम है स्ट्रक्चरलिज्म। और एक दूसरा दोस्त है जो आपका, जिसके यहाँ आप एक बार घर में चले गए तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी सो सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, कहीं भी उठ सकते हो, कहीं भी कंप्यूटर चला के टीवी चला सकते हो, किसी भी अलमारी में अपना सामान रख सकते हो, कुछ भी कहीं भी कर सकते हो। यू आर जस्ट फ्री। दैट इज द नेम ऑफ दैट फ्रेंड इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। रोला बार्थ का 1968 का एसे द डेथ ऑफ द ऑथर, ये बीच में आता है। और 1973 में जो रोला बार्थ का एसे आया जिसका नाम था द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, ये है रोला बार्थ का एसे एज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, राइट। इस एसे में रोला बार्थ एक पोस्ट स्ट्रक्चरल क्रिटिक बन गए। क्लियर। टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ द ऑथर, दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम द एसे द कोरोलरी ऑफ, फिर से टाइपिंग के लिए आई एम सॉरी, थोड़ा सा गलती है मेरी टाइपिंग में। द corollary of the death of the author is the birth of the reader. Text is free. Deciphering a text is useless. ये 3 जो मैंने पहला वाला कोटेशन डाला है, ये आपका बार्थ का लकी लाइन है। इसमें बार्थ ने कहा कि जब आप डेथ ऑफ द ऑथर की बात करते हैं तो इसका मतलब बर्थ ऑफ द रीडर हुआ। What is the meaning of death of the author? The meaning of death of the author is that once the author has produced a text, the author has nothing to do with that. The text has its own life. It can be interpreted any way possible by anyone, and 1000 people can interpret it in 1000 ways, and all of them will be equally correct. अब आप सोचिए ये आइडिया कि एक टेक्स्ट को आप 1000 तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और 1000 बातें सही होंगी, ये कभी एक स्ट्रक्चरलिस्ट तो मान नहीं सकता। ये तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया है। यस और नो? यस सर। राइट। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो डेथ ऑफ द ऑथर है वो वास्तव में वो बर्थ ऑफ द रीडर है। और बर्थ ऑफ द रीडर, बिकॉज ऑथर तो हो सकता है एक हो बट रीडर तो अनकाउंटेबल है, इसलिए व्हेन यू से बर्थ ऑफ द रीडर इट मीन्स इट इज somewhere giving you a hint about the arrival of post structuralism. और इसमें कहा गया कि टेक्स्ट जो है वो फ्री है, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगर आप डेरिडा का पहला ऐसे याद करेंगे या उनका लेक्चर जो है स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले, तो उसमें भी फ्री प्ले की बात हुई है, राइट। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। एक और पॉइंट था कि डिसाइफरिंग अ टेक्स्ट इज यूजलेस। ये आप छोड़ दीजिए, ये इस गलती से लिखा हुआ है, आज बहुत सारी गलतियां किया हूं, राइट। डिसाइफरिंग अ टेक्स्ट इज यूजलेस, राइट। जब आप एक टेक्स्ट को डिसाइफर करते हो, उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हो, फाइनल मीनिंग तक पहुंचने की कोशिश करते हो, तो वो यूजलेस है। यानी एनालिसिस गलत नहीं है, एनालिसिस अच्छा है, आप एनालाइज करो, समझने की कोशिश करो, बट व्हेन यू ट्राई टू से दैट नहीं यही मीनिंग है और कोई मीनिंग हो ही नहीं सकती है। जैसे आप क्लास में जब लिटरेचर पढ़ाते हो तो आप बोलते हो यही मीनिंग है और कोई मीनिंग नहीं है। अगर कोई टीचर ऐसा कहता है तो वो सही नहीं बता रहा है बात, और आपके टीचर्स ने कभी ऐसा नहीं कहा होगा।
टॉकिंग अबाउट डेरिडा। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा रोला बार्थ के बारे में कि उनके क्या आइडियाज़ थे, राइट, फ्रॉम 1966 टू 1973। 1966 में डेरिडा का एक बहुत अच्छा लेक्चर था जिसका नाम था स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेज। ये एक लेक्चर का नाम है जो बाद में एक आर्टिकल बन गया, एसे बन गया, ठीक है। स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेज। एक तरीके से देखिए तो ये जो एसे है आपका, यही एक मैनिफेस्टो है डिकंस्ट्रक्शन का, यहीं से सारी शुरुआत होती है। और डेरिडा को जो इनवाइट किया गया था, वो उनको बुलाया गया था कि एक स्ट्रक्चरलिज्म पे एक लेक्चर देना था उनको। और जब वो स्ट्रक्चरलिज्म पे लेक्चर देने गए तो उन्होंने जो लेक्चर दिया उस लेक्चर ने स्ट्रक्चरलिज्म को ख़त्म कर दिया और वहाँ से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत कर दी। वो यूनिवर्सिटी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने वो लेक्चर दिया था। सर जेम्स हॉपकिंस। जेम्स हॉपकिंस, ओके, थैंक यू बेटा, राइट। So when he went to the Hopkins University, he was invited as a guest speaker so that he could highlight the structuralism. But then he delivered this essay. And यहाँ पे जो डेरिडा है उनके ऊपर ऐसा नहीं कि जो डेरिडा का आइडिया है वो कम्प्लीटली उनका आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट महात्मा गांधीज नॉन वायलेंस, महात्मा गांधीज नॉन वायलेंस इज नॉट हिज ओरिजिनल आइडिया, राइट, इट इज़ अ borrowed idea. But he made it's his own. Like William Shakespeare's all the stories are not his stories, they are someone else's stories, but he made those stories his own. Similarly, the idea of Derrida is not his original idea. The idea came from multiple people like Nietzsche, right, who said there's no God, right, Heidegger, Freud, the father of psychology, right. तो इन लोगों के आइडियाज़ को डेरिडा ने पढ़ा, समझा, एंड देन ही गेव हिज ओन आइडियाज़, राइट। सो व्हाट वाज द मेन पॉइंट, ऑब्वियसली क्योंकि जो पूरा का पूरा डिकंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, तो हम जितना समझेंगे वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है वो समझने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। हाउ एवर इफ़ यू कैन इग्नोर माई टाइपिंग मिस्टेक्स, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट the centering of our intellectual universe prior to this center was taken for granted, like in the Renaissance man was the center of the universe. इसका क्या मतलब है जो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। देखिए, पहले क्या था कि हर एक चीज़ का एक सेंटर होता था, यानी पृथ्वी को दुनिया का सेंटर मान लेते थे, है ना, पृथ्वी को यूनिवर्स का सेंटर मान लेते थे। या रेनेसा में कहा गया मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, राइट, मैन ही सब कुछ है, ह्यूमनिज्म, रेनेसा ह्यूमनिज्म, राइट, मैन इज़ एवरीथिंग, ठीक है, तो मैन सेंटर हो गया रेनेसा ह्यूमनिज्म में। बट व्हेन डेरिडा स्टार्टेड टॉकिंग ही सेड दैट दिस सेंटर्स आर फ्लॉड, राइट, दिस सेंटर्स आर मिथ, ये सिर्फ मिथ है और भ्रम है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये सेंटर है, एक्चुअली वो सेंटर नहीं है। क्योंकि हो सकता है वो किसी एक व्यक्ति के लिए, एक संस्था के लिए एक समय पर सेंटर हो, बट उसी व्यक्ति के लिए वो सेंटर हमेशा रहेगा जरूरी नहीं है, अलग व्यक्तियों के लिए वही होगा जरूरी नहीं है। So he talked about decentralization, decentering of our intellectual universe, यानी जो हमारी इंटेलेक्चुअल आइडियाज थे हम उसके कुछ सेंटर्स मान के बैठे थे। पहला सेंटर क्या था कि जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है, जो ट्रूथ नहीं है वो ट्रूथ नहीं है। उसको डिकंस्ट्रक्शन में चैलेंज किया और तोड़ दिया। वो ये कहा कि ट्रूथ कुछ है ही नहीं, राइट, because truth itself is part of a structure which will be, because structure is not permanent, therefore truth cannot be permanent, and something that cannot be permanent cannot be truth. Is that okay? Is that all right? Yes sir. Okay. So in the lecture, Derrida embraces the decentered universe of free play as liberating, just as Barthes in the Death of the Author celebrates the demise of the author as ushering in an era of joyous freedom, right? तो डेथ ऑफ द ऑथर में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि बार्थ ने क्या कहा कि डेथ ऑफ द ऑथर इज द बर्थ ऑफ द रीडर, राइट। सो ही सेड कि जो रीडर है वो एक्चुअली मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस देने वाला व्यक्ति है, और इसलिए जो टेक्स्ट है वो फ्री प्ले की सिचुएशन में आ जाता है।
फ्री प्ले की सिचुएशन में आ जाता है। और जब टेक्स्ट फ्री प्ले की सिचुएशन में आ जाता है तो वो स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में मूव कर जाता है। डेरिडा ने अपने लेक्चर में कहा कि हम अगर डिसेंटर्ड यूनिवर्स को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो हम एक फ्री प्ले की सिचुएशन में आ जाएंगे, फ्री प्ले की कंडीशन में आ जाएंगे। यानी हमारे वो आइडियाज़ जो फिक्स हैं, जो हमने मान के रखा हुआ है कि ये आदमी बुरा है और ये आदमी अच्छा है, हमने एकदम से मान लिया है, राइट, उसको हम चैलेंज करेंगे और हम फ्री प्ले की सिचुएशन में आएंगे, तो दैट विल बी लिबरेटिंग। लिबरेटिंग इन व्हाट सेंस? अगर आपने माना है कि x अच्छा है, y बुरा है, तो आप हमेशा इस चीज़ को सोचते रहोगे कि x बुरा है, उसके बारे में आप सोचोगे, y की अच्छाई सोचोगे, तो y की बुराइयां आपको प्रॉब्लम देंगी और x की अच्छाइयां आपको प्रॉब्लम देंगी। हाउएवर, जब आप मान लोगे कि सेंटर एक्चुअली है ही नहीं, सेंटर गलत है, आप ये मान लोगे कि एक्सट्रीम सही नहीं है, आप फ्री प्ले की कंडीशन में पहुंचोगे तो आप ये मानोगे कि कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता है, तब आपको x की अच्छाइयाँ और y की बुराइयाँ प्रॉब्लम देना बंद कर देंगी, राइट। सो अगर आप लिटरेरी टर्म्स, लिटरेचर की स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर आप ये मान लें कि विलियम शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑथर, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, तो जहाँ जहाँ विलियम शेक्सपियर कमज़ोर पड़ेंगे वहाँ वहाँ आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो रहा है, इनको तो सबसे महान होना चाहिए, जबकि सच्चाई ये नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है कि विलियम शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, बिकॉज ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं when you enter the post-structuralism or deconstruction, right? So Derrida said that when you embrace the decentered universe, you enter the arena of free play, and once you start believing in free play, you are free. You get freedom. You have liberty, right? You can enjoy yourself. जैसे कि ऑथर ने कहा, जैसे कि बार्थ ने कहा कि एक बार ये भूल जाओ कि ऑथर कौन है तो उस पोएम को और ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। अब हमारे पास एक पोएम आई विलियम वर्ड्सवर्थ की, और हमने पोएम वो लूसी पोएम्स ले ली, 3 years she grew in sun and star, और हमने कहा नहीं, हमको तो इसको एक ही तरीके से इंटरप्रेट करना है क्योंकि हमको पता है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, वर्ड्सवर्थ नेचर पोएम है। इतना बड़ा बैगेज लेकर के हम उस पोएम को अप्रोच कर रहे हैं। सो वी कैन अप्रोच दैट पोएम इन अदर वे ऑल्सो इफ वी फॉरगेट द ऑथर, right? That will be free. So as I said earlier कि ऐसा नहीं है कि Derrida's all views were his own views. Sir Isaac Newton 16th-17th century, Nietzsche 18th century, इन लोगों ने already इसको predict किया हुआ था, because once again let me tell you, this is a philosophical school of criticism, this is not linguistic school. Derrida की मेन जो बुक्स थी वो 3 थी, स्पीच एंड फिनोमेना ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस। ऑफ कोर्स ही डाइड इन 2004, तो उन्होंने 1993 तक और आप बाद में भी किताबें बहुत सी लिखी हुई हैं, और भी बहुत सारे इंटरेस्ट थे उनके चीज़ों में, ठीक है, राइट। गिव मी हाफ अ मिनट, लेट मी सी दिस। All right, so yeah, so these are the 3 books: Speech and Phenomena of Grammatology, Writing and Difference. The most important out of these is of Grammatology, जिससे आपको ज़्यादा काम पड़ेगा। All 3 are philosophical works but have influenced the studies of literary criticism, right? वैसे तो फिलोसफी में है, लेकिन हम लोग लिटरेचर की बात करते हैं, और लिटरेचर की जो स्टडीज़ हैं, जो क्रिटिसिज्म है, उनको इन तीनों बुक्स ने काफ़ी प्रभावित किया है। जो एक मेन आइडिया था ऑफ ग्रामेटोलॉजी का वो ये था कि टेक्स्ट जो है, जिसको अभी तक माना जाता था कि ये एक यूनिफाइड आर्टिस्टिक आर्टिफैक्ट है, यानी अपने आप में, कहते हैं ना कि हर एक पोएम की अपनी एक ज़िंदगी होती है, वो एक जीवित व्यक्ति की तरह है ना, वो एक पीस ऑफ आर्ट है। ये सब बातें डिकंस्ट्रक्शन नहीं मानता है, ठीक है। सो टेक्स्ट प्रीवियसली रिगार्डेड एज यूनिफाइड आर्टिस्टिक आर्टिफैक्ट्स are shown to be fragmented. Deconstruction says that all texts are fragmented. They are self-divided, right? And they are centerless. किसी टेक्स्ट का कोई सेंटर नहीं है. They always turn to be representative of monstrous births predicted at the end of structure, sign and play. Structure, sign and play जो उनका लेक्चर है उसके लास्ट में उन्होंने रिफर किया है मॉन्स्ट्रस बर्थ को,
डेरिडा ने मॉन्स्टर्स बर्थ का मतलब है बर्थ ऑफ समथिंग दैट डिस्टर्ब्स एवरीथिंग. And what is that something that disturbs everything? The free play. The idea that everything is free. The idea that there is no center. The idea कि जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली अपने आप में ही सेल्फ डिवाइडेड है, फ्रेगमेंटेड है, वो पूरा है ही नहीं. He says no idea is complete because all ideas are fragmented. No text is complete because all text is incomplete. Right? So in of grammatology, he further says, he talks about doubling commentary. Derrida talks about doubling commentary. What is doubling commentary? Reading has to be deconstructive, right? Reading has to be deconstructive rather than reconstructive. Now what is doubling? Doubling का मतलब ये हुआ कि एक बार तो आप उसको पढ़ रहे हो, है ना, एक तो आप उसको पढ़ रहे हो और दूसरा आप उसी को चैलेंज कर रहे हो. आप टेक्स्ट को पढ़ भी रहे हो और टेक्स्ट को चैलेंज भी कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड डबलिंग कमेंट्री, राइट. तो डेरिडा ने कहा कोई भी रीडिंग कभी भी हमेशा डीकंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, वो रिकंस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए. स्ट्रक्चरलिज्म में हम रिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग की बात करते हैं और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हम डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग की बात करते हैं. एक और बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो डेरिडा का है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट. तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं न्यू क्रिटिक्स से. न्यू क्रिटिक्स ने भी कहा कि टेक्स्ट की बात करते हैं, टेक्स्ट की बात करते हैं, जो टेक्स्ट है वही सब कुछ है. या जब मैं आपको रीडर रिस्पॉन्स थियरी बताऊंगा स्टैनली फिश का, जिन्होंने कहा कि इज देयर टेक्स्ट इन द क्लास, उन्होंने कहा कि टेक्स्ट तो क्लास में है ही नहीं, हम सिर्फ टेक्स्ट के बाहर की बातें कर रहे हैं. तो वो एक अलग मुद्दा है, उसको छोड़ देते हैं. अभी जो ये पॉइंट है देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, इसको बहुत लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. वैसे ये कोटेशन डेरिडा का है, बट इसका मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट ही सब कुछ है. डेरिडा का कहना है, आप याद रखिए, दी मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस. द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस का मतलब है जो प्रेजेंट है वो उतना इंपॉर्टेंट है जितना जो प्रेजेंट है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एब्सेंट है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो जब डेरिडा कहते हैं कि देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, तो उनका कहने का मतलब है कि एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड द टेक्स्ट इज ऑल्सो इनसाइड द टेक्स्ट. यू गेट दैट? एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड द टेक्स्ट इज ऑल्सो इनसाइड द टेक्स्ट. दैट मीन्स टेक्स्ट में आपको जितना दिख रहा है उतना ही नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो भी है. समझ में आ रही बात? यानी जो कुछ भी एब्सेंट है वो सारा का सारा टेक्स्ट में शामिल है, और इसलिए देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट. इसका मतलब है दैट द टेक्स्ट हैज द एबिलिटी टू डिकंस्ट्रक्ट इटसेल्फ. यानी अगर आप टेक्स्ट को डिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो आपको उसी टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Is it Harshita? Whose voice was it? Sir, Sapna. Sapna, okay. Right. Fine. Deconstruction of a text. किसी टेक्स्ट को हम, अब डेरिडा ने कहा कि आप टेक्स्ट को डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो. टेक्स्ट आपके सामने है, आप उसी को यूज करके टेक्स्ट को डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो. कुछ भी ऐसा नहीं है जो टेक्स्ट के बाहर हो, सब कुछ उसके अंदर है. तो फिर ये है क्या? डिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट का मतलब क्या है? इसके 3 मायने डेरिडा ने बताए. उन्होंने कहा एक तो है रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन. ग्रेन का मतलब जो मुख्य मान्यताएं हैं उस टेक्स्ट की, उसी के खिलाफ उसको पढ़ना. जो बातें शायद वो कहने की कोशिश कर रहा है या लोग कहते हैं कि ये टेक्स्ट कहने की कोशिश कर रहा है, उन बातों के खिलाफ उसमें से मीनिंग निकालना. ये है रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन. दूसरा, रीडिंग अगेंस्ट द टेक्स्ट इटसेल्फ. राइट? जो वर्ड्स, जो सिंबल्स, जो पंक्चुएशन यूज किया गया है, रीड विद इन दैट एंड ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग दैट इज नॉट इंटेंडेड टू से. तो लगभग दोनों सिमिलर हैं. तीसरा, knowing the text as it cannot know itself, right? So this is very challenging, right? Derrida said कि the text itself cannot know itself, right? जो टेक्स्ट है उसका ऑथर तो छोड़ो, टेक्स्ट अपने आप को ही नहीं जान सकता है कि वो क्या कहना चाहता है. इसलिए ये कर्तव्य है डिकंस्ट्रक्शनिस्ट का कि वो पता लगाए कि टेक्स्ट क्या कहना चाहता है. यानी टेक्स्ट को पढ़ना, पढ़ करके उसके अंदर से उसको डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको पढ़ना है. मतलब जो कहा जा रहा है उसके खिलाफ जाना. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा कि जो है राम
अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, तो इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए इस तरीके से सोचना कि राम अपनी पत्नी से प्यार करते थे, ठीक है, तो क्या राम किसी और की पत्नी से भी प्यार कर सकते थे, या राम क्या सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करते थे, यू नो, फाइंडिंग आउट समथिंग विच इज़ नॉट रिटन, राइट। या राम जो अपनी पत्नी से प्यार करते थे वो उनकी पत्नी से जो प्यार मिलता था उसका सिर्फ एक रिस्पॉन्स था, या एक्चुअली सिर्फ वो वन साइडेड था. लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट. यू कैन रीड अ टेक्स्ट इन uncountable number of ways and try to understand the meaning, right? Okay, should we go ahead then? सर एक बात और पूछनी थी आपसे. Yes. सर जो रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी है, क्या ये जो आप बात कह रहे हैं उससे सिमिलर है? नहीं, रीडर रिस्पॉन्स सिमिलर नहीं, काफ़ी अंतर है, राइट. बट यस, जो रीडर को इम्पोर्टेंस दिया गया है वो उसमें थोड़ा बहुत सिमिलरिटी हो सकती है, अदरवाइज बहुत अंतर. उसमें भी तो सर ये कहा गया है कि कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है. नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि सिमिलरिटी नहीं है. देखो, डिकंस्ट्रक्शन या जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी है, इट हैज़ मोटिवेटेड टू लॉट ऑफ थियरीज, यू नो. तो इसके आगे जितनी भी थियरीज आएंगी सब पे इसका प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा, इतना तो आप क्लियर मान के चलिए. एंड वंस 2 or 3 थियरीज कम एट डिफरेंट स्टेजेस, later on they start, you know, acquiring the meaning from each other. So yes, you are right up to an extent that there is some overlapping, but that is a different theory. We will talk about that. Okay, एक्सक्यूज मी सर. yes. तो मुझे ये बताइए कि डिकंस्ट्रक्शन और आई मीन डेरिडा और बार्थ का कॉन्सेप्ट क्या सिमिलर है या डिफरेंस है उनमें? नहीं, सिमिलर ही है, क्योंकि दोनों ही अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट रोला बार्थ एज अ डिकंस्ट्रक्शनिस्ट और एज अ पोस्ट स्ट्रक्चरल क्रिटिक, राइट, डेरिडा हैज एक्सप्लेन्ड इट a great deal. He has written and done lot of work. Roland Barthes has not done enough work in this field, because Roland Barthes started early and he started as a structuralist, and he worked as post structuralist, whereas Derrida was purely a deconstructionist or a post structuralist, right? But yes, Okay. they are working in the same direction. ओके सर, थैंक यू. Any other question? हेलो सर. सर ये बताइए सर, Yes. ये जो इसमें डिकंस्ट्रक्शन में जो मल्टीपल मीनिंग निकल रही है, हाँ, इसको निकाल कौन रहा है सर? रीडर ही तो निकाल रहा है पढ़ के. ठीक है. तो फिर रीडर रिस्पॉन्स तो हुआ ये. फिर से बोला, रीडर निकाल रहा है, उसके आगे क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ सर, जो ये मीनिंग मल्टीपल निकल रही है हाँ. डिकंस्ट्रक्शन में, ये पढ़ के ही तो निकल रही है, रीडर ही तो निकाल रहा है पढ़ के. रीडर, ठीक है, ठीक है. तो रीडर रिस्पॉन्स ही तो हुआ सर ये एक तरीके से. देखिए, मैं फिर से बता दूं कि रीडर रिस्पॉन्स में गेट समथिंग आउट ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, बट इट इज नॉट अल्टीमेटली डिकंस्ट्रक्शन. नाउ रिमेंबर वन थिंग, रीडर रिस्पॉन्स इज ऑल अबाउट गेटिंग अ मीनिंग. दे बिलीव कि जो मीनिंग है वो मीनिंग है, बट रीडर रिस्पॉन्स डज नॉट से कि मीनिंग है ही नहीं, राइट. डिकंस्ट्रक्शन ऑल्सो डज नॉट से कि मीनिंग है ही नहीं, बट डिकंस्ट्रक्शन से कि कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, राइट. रीडर रिस्पॉन्स से कि जिस बंदे ने जो मीनिंग निकाली वो उसके लिए वही फिक्स मीनिंग है. Are you getting it? Reader response is a limited thing. Deconstruction is क्या बोलते हैं, सबका बाप, वो सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, right? It is a philosophy which embraces almost everything and all the theories that you would study or that you would have studied, right? Derrida challenged everything. It is not just the philosophy of literature, the government, you know, the state, the central government, the army, the concept of the nationhood. Everything was challenged because of deconstruction. So deconstruction is a very big theory. Reader response is just a literary theory and nothing else. Okay? ओके सर. Right. Some more important points. The Critical Difference एक किताब है जिसको लिखा है बारबरा जॉनसन ने 1980 में, 1980 में. उसमें बारबरा जॉनसन ने डिकंस्ट्रक्शन को समझाने की कोशिश की है. वहाँ से एक कोटेशन लेकर के पीटर बेरी ने कोट किया है, जिसको मैंने यहाँ आपके लिए टाइप किया है. मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे अब आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको अभी तक समझ में आया है तो. बारबरा जॉनसन ने कोट किया है क्रिटिकल डिफरेंस. बारबरा जॉनसन को कोट कर रहा हूँ मैं.
द क्रिटिकल डिफरेंस बुक से 1980 में लिखी गई है। डिकंस्ट्रक्शन इज नॉट सिनोनिमस विद डिस्ट्रक्शन, राइट। अगर कोई कहता है डिकंस्ट्रक्शन मतलब सब कुछ तोड़ फोड़ दो, सारे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर दो, खत्म कर दो, तो ऐसा नहीं है। इट इज इन फैक्ट मच क्लोजर टू द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड एनालिसिस। सो बारबरा सेज दैट जो डिकंस्ट्रक्शन है वो एक्चुअली एनालिसिस का ही एक और नाम है, मिलता जुलता है, विच इटिमोलॉजिकली मीन्स टू अनडू। और एनालिसिस की जो इटिमोलॉजिकल मीनिंग है उसका मतलब है अनडू, जो किया गया है उसको उल्टा कर देना। द डिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट डज नॉट प्रोसीड बाय रैंडम डाउट और आर्बिट्रेरी सबवर्जन बट बाय द केयरफुल टीजिंग, ये इसमें सी गलत लग गया है, केयरफुल टीजिंग आउट ऑफ वॉरिंग फोर्सेस ऑफ सिग्निफिकेशन विद इन द टेक्स्ट। तो बारबरा सेज दैट पहली बात तो ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, दूसरी बात ये एनालिसिस से मिलता जुलता है, और एनालिसिस की जो ओरिजिनल मीनिंग है वो अनडू है, तो डिकंस्ट्रक्शन की ओरिजिनल मीनिंग अनडू से काफ़ी मिलती जुलती है। उसके बाद बारबरा कहती हैं कि जो डिकंस्ट्रक्शन है वो टेक्स्ट की मीनिंग को निकालने के लिए रैंडम डाउट या आर्बिट्रेरी सबवर्जन पे विश्वास नहीं करता है, बल्कि बहुत ध्यान से केयरफुल टीजिंग, ध्यान दीजिए, केयरफुल टीजिंग आउट ऑफ वॉरिंग फोर्सेज। एक टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल फोर्सेज होती हैं जो आपस में लड़ रही होती हैं, उनको बहुत ध्यान से टीजिंग करता है, उनको चिढ़ाता है, उनको समझने की कोशिश करता है, और सिग्निफिकेशन, वॉरिंग फोर्सेज ऑफ सिग्निफिकेशन विद इन द टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के अंदर सिग्निफिकेशन की जो मल्टीपल फोर्सेज हैं उनको आपस में समझने की कोशिश करता है और उसको एनालाइज करता है। दैट इज डिकंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू बारबरा जॉनसन, राइट। In the book of grammatology, Derrida says, must always aim at a certain relationship unperceived by the writer between what he commands and what he does not command of the patterns of language he uses. It attempts to make the not seen accessible to sight. Now this is Derrida. This is a quotation from Derrida, and it says कि जो डिकंस्ट्रक्शन है मस्ट ऑलवेज एम, उसका एक ही लक्ष्य होता है, ठीक है, एट सर्टेन रिलेशनशिप अनपरसिव्ड बाय द राइटर, एक ऐसे रिलेशनशिप को सर्च करना जो राइटर ने खुद भी ना देखी हो। रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन व्हाट ही कमांड्स, वो जो ऑथर के कंट्रोल में है, एंड व्हाट ही डज नॉट कमांड, और वो जो ऑथर के कंट्रोल में नहीं है। क्या ऑथर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है अपनी राइटिंग में? नहीं, राइट। सो इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद महेश दत्तानी आए थे एक बार, तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि डू यू थिंक कि जो आप बुक लिखते हैं वो उसके ऊपर आपका कितना कंट्रोल होता है? तो दत्तानी साहब ने कहा था कि एक्चुअली जब हम कोई वर्क शुरू करते हैं तो उस समय तो हमारे हाथ में थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, बट वंस वी स्टार्ट राइटिंग इट गोज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। जैसे एक बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो अपने मदर के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, सिमिलरली एक वर्क ऑफ आर्ट जब राइटिंग शुरू हो जाती है तो वो ऑथर के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो अपने आप लिखा जाता है। यानी उसमें दो बातें हैं, एक कुछ ऐसा पक्ष है टेक्स्ट में जो ऑथर कंट्रोल करता है, कुछ ऐसा है वो जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश करना, डेरिडा कहते हैं वही डिकंस्ट्रक्शन है, राइट। इट अटेम्प्ट्स टू मेक द नॉट सीन एक्सेसिबल टू साइट, जो नहीं देखा गया है उसको दिखाने की कोशिश करता है डिकंस्ट्रक्शन। ओके, एनी क्वेश्चन? नो? मूविंग अहेड। डिकंस्ट्रक्शनिस्ट और न्यू क्रिटिक्स का क्या रिलेशनशिप है? एक छोटा सा पॉइंट है जो समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, दोनों डिकंस्ट्रक्शनिस्ट और न्यू क्रिटिक्स दोनों ही कहते हैं कि क्या करें, टेक्स्ट को बहुत क्लोज रीडिंग करना है। क्या करना है? टेक्स्ट को क्लोज रीडिंग करना है। और जब हम टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग करेंगे तो हमें टेक्स्ट समझ में आएगा और हम उस पर कॉमेंट कर पाएंगे। दोनों में कॉमन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको यूनिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? यूनिटी मिलेगी।
आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और आप उसमें एक यूनिटी को सर्च कर पाएंगे एंड द टेक्स्ट विल बी अ यूनिफाइड होल, जो अपने आप में एक इकलौता प्रोडक्ट होगा जो अपनी मीनिंग अच्छे से बताएगा। डिकंस्ट्रक्शनिस्ट कहते हैं कि आप जब टेक्स्ट को बहुत क्लोज रीडिंग करोगे तो उसमें आपको एनार्की मिलेगी, लैक ऑफ यूनिटी मिलेगी, कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा और ये दिखाएगा कि एक्चुअली वो यूनिफाइड होल है ही नहीं, जो कहने की कोशिश की जा रही है उसके अलावा बहुत कुछ कह दिया गया है जो नहीं कहने की कोशिश की जा रही थी। जैसे जब ये कहा जाता है कि क्रिश्चियंस आर ग्रेट एंड ज्यूज आर बैड, तो ये अपने आप में साबित हो जाता है कि क्रिश्चियंस किस तरीके से भ्रम का शिकार हैं, किस तरीके से वो जो है अपने आप को गलत वो अपने आप को ही गलत साबित कर रहे हैं, है ना? यू गेट दैट? सो जैसे आप बोलते हो कि हमारा भगवान ही, अल्लाह सबसे ऊपर है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, तो आप एक्चुअली डेरिडा कहते हैं कि आप उसी टाइम प्रूव करते हो कि ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस कहता है कि जो प्रेजेंट है वो तभी प्रेजेंट है जब एब्सेंट एब्सेंट है। प्रेजेंट और एब्सेंट एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। इज दैट ओके? सो न्यू क्रिटिक्स और डिकंस्ट्रक्शनिस्ट में यही रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है भाई कि सब लोग गायब हो गए हैं? हैं तो हाँ हाँ है थोड़ा सर। थोड़ा। आ रहा है। किसको थोड़ा थोड़ा? शालिनी को? यस सर। ये आसान है बेटा बहुत। पहली बात तो जान लो, डिकंस्ट्रक्शन ये कहता है कि पूरा समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि पूरा कभी समझ नहीं पाओगे। तो जब आप ये मान लोगे कि पूरा समझना नहीं है, तो आप जितना समझोगे आपको वही पूरा लगेगा, तो आपको जब पूरा आने लगेगा। डेरिडा के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी बात करेंगे और उन टर्म्स के बाद इस क्लास को क्लोज करेंगे। तो पहला टर्म है लोगोसेंट्रिसिज्म। लोगोसेंट्रिसिज्म जो है आपका उसका मतलब है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, जिसकी हम बात कर रहे थे बार बार। सर एक्सक्यूज मी, यस सर अगर आपके पास टाइम है तो एक मिनट मेटाफिजिक्स क्या होता है उसको कुछ एग्जांपल देके मुझे समझा दीजिए। अच्छा, मेटाफिजिक्स क्या होता है? टाइम तो है, ऐसी कोई बात नहीं, टाइम ही टाइम है। चलो मेटाफिजिक्स की शुरुआत करते हैं एटिमोलॉजी से, ठीक है? बिना एटिमोलॉजी के आपको समझाना टफ होगा। सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। देखिए, यस सर। मेटाफिजिक्स ग्रीक में इसका ओरिजिन होता है द थिंग्स आफ्टर द फिजिक्स, यानी फिजिकल चीज़ों से, जो चीज़ फिजिकल आँखों से हाथों से जो आप देख और समझ सकते हैं, उसके बियॉन्ड जो चीज़ें जाती हैं वो है मेटाफिजिक्स, ठीक है? मिड 16th सेंचुरी में रिप्रेजेंटिंग मिडीवल लैटिन मेटाफिजिका न्यूट्रल प्लूरल बेस्ड ऑन ग्रीक टा मेटा टा, राइट? The things after physics, referring to the sequence of Aristotle's works. The title came to denote the branch of study treated in the books, later interpreted as meaning the science of things transcending what is physical or natural. That means जो कुछ भी आप फिजिकली समझ सकते हो, नेचुरली देख सकते हो, जान सकते हो, उसके बियॉन्ड जो काम करता है वो मेटाफिजिक्स है, राइट? यू गेट दैट? व्हेन यू से मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंस है उसको समझने की कोशिश करना। और प्रेजेंट क्या है, उस जो फिजिकली अवेलेबल है उसको छोड़ करके वो चीजें मेटाफिजिक्स में आ जाएंगी, राइट? जॉन डन को जब पढ़ा रहे होंगे सर तो पूछना और बताएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ डेरिडा, लोगोसेंट्रिसिज्म। इन लोगोसेंट्रिसिज्म यू हैव मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। लोगोसेंट्रिसिज्म का ही नाम मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस है। इसका मतलब ये है कि राइटिंग, अभी मैं राइटिंग की बार बार बात कर रहा था, राइटिंग इज सुपीरियर टू स्पीच एज राइटिंग अज्यूम्स दैट द स्पीकर इज परमानेंटली प्रेजेंट, whereas in speaking the speaker is present only for some time। ये दा को काट देते हैं, ठीक है? ओके, लोगोसेंट्रिसिज्म। लोगो मतलब होता है वर्ड, जो लिखा हुआ है, ठीक है? लिखे हुए को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, दैट इज लोगोसेंट्रिसिज्म, राइट?
इसी को मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस क्यों कहा गया? क्योंकि जो लिखा है वही तो प्रेजेंट है, जो लिखा है वही तो प्रेजेंट है। जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो जो हमारे सामने लिखा हुआ है, जैसे जो मैंने आपको यहाँ लिख करके दिखाया हुआ है, यही तो प्रेजेंट है। पिछला वाला जो लिखा था वो तो अब प्रेजेंट नहीं रह गया है, राइट। तो यहाँ पे बात ये चल रही है, डेरिडा का जो टर्म लोगोसेंट्रिसिज्म है उसका मतलब ये है कि राइटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट, लोगोसेंट्रिसिज्म। And why does he say writing is more important? Because he says that writing is always present, and in metaphysics of presence, presence is more important. However, he says that presence is as important as absence. Therefore, presence and absence are equally important. Therefore, he says that speech and writing are equally important. However, if you talk about the presence, what is present, what is more present, so this is more present. Therefore, the writing is more important. So never reach on a conclusion. Negative capability of John Keats याद करिए. That is डेरिडा। ओके, अगला टर्म है डेरिडा का ट्रेस, TRACE। ट्रेस का मतलब क्या है? एवरी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू नो इट सेल्फ एज प्रेजेंट बियर्स द ट्रेस ऑफ एन एब्सेंट विच डिफाइंस इट। ट्रेस क्या है? वो जो एब्सेंट है वो ट्रेस है, वो जो एब्सेंट है वो ट्रेस है। यानी हर एक प्रेजेंट चीज को अपने आप को प्रेजेंट बताने के लिए ये भी बताना पड़ता है कि क्या क्या एब्सेंट है, और जो जो एब्सेंट है उसको ट्रेस कहा जाता है। उसको डेरिडा के टर्म में TRACE, ट्रेस कहा जाता है। अगला टर्म है आर्क राइटिंग। व्हाट इज आर्क राइटिंग? डेरिडा का टर्म है ये, आर्क राइटिंग। द टर्म आर्क राइटिंग इज यूज्ड by Derrida to describe a form of language which cannot be conceptualized within the metaphysics of presence. Arc writing is an original form of language which is not derived from speech. Right? So Derrida ने बात किया कि हम ज़्यादातर जो राइटिंग करते हैं वो स्पीच से डिराइव करते हैं, यानी पहले स्पीच आती है फिर राइटिंग आती है। दैट्स ओके, फाइन। डेरिडा सेज दैट इज ओके, बट देन डेरिडा एक ऐसी राइटिंग की परिकल्पना करते हैं जो वास्तव में जिसका स्पीच से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग है। और उस राइटिंग को डेरिडा ने एक नाम दिया, उसका नाम उन्होंने रखा आर्क राइटिंग। और उन्होंने कहा कि जो आर्क राइटिंग है उसको आप मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस से कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी कंसेप्चुअलाइज्ड विदिन द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, बिकॉज उसके लिए किसी एब्सेंस की आवश्यकता नहीं, वो एक्चुअली अपने आप में ही हमेशा के लिए प्रेजेंट है। अब ये जो आप बात करते हो कि आर्क राइटिंग को डिटेल में समझने के लिए, तो देन यू विल हैव टू टेक लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड यू विल हैव टू स्टडी दिस इन डिटेल। हाउएवर for current course and requirement, you need to understand this much, that arc writing is the form of writing which has nothing to do with speech, and it is the ancient and old writing। अब ऐसा नहीं कि ये एक्चुअली कहीं पे अवेलेबल थी, ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। इज दैट ओके? कोई कुछ बोलेगा? यस सर। ऑलराइट, थैंक यू। यस सर। अगला टर्म है डेरिडा का सप्लीमेंट, राइट। सो डेरिडा टेक्स दिस टर्म फ्रॉम रूसो। ये भी पूछ सकता है कि सप्लीमेंट डेरिडा ने कहाँ से लिया, तो रूसो से लिया। हु सॉ अ सप्लीमेंट? नाउ रूसो सप्लीमेंट के बारे में क्या सोचते थे? रूसो कहते थे एन इन एसेंशियल एक्स्ट्रा एडेड टू समथिंग कंप्लीट इन इटसेल्फ। मान लीजिए कोई चीज़ बहुत बढ़िया कंप्लीट है, बहुत अच्छे से है ना, और आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो उसको रूसो ने कहा वो सप्लीमेंट है। रूसो ने कहा ये सप्लीमेंट है। डेरिडा कहते हैं दैट व्हाट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ कैन नॉट बी एडेड टू, एंड सो अ सप्लीमेंट कैन ओनली अकर वेयर देयर इज एन ओरिजिनली लैक, वेयर देयर इज एन ओरिजिनल लैक। In any binary set of terms, the second can be argued to exist in order to fill in originally lack in the first. Now, रूसो ने कहा कि मान लीजिए कोई चीज़ कंप्लीट है और आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो उसे कहा जाएगा सप्लीमेंट। तो डेरिडा ने कहा कि जो चीज़ अपने आप में कंप्लीट हो चुकी है उसमें कभी कुछ ऐड किया ही नहीं जा सकता। अगर आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी थी। तो जो रूसो का कॉन्सेप्ट है
सप्लीमेंट का, उसको डेरिडा ने बोरो किया और उसको मॉडिफाई कर दिया, राइट। देन टॉकिंग अबाउट द इरेजर, और इसका एक और नाम है, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फ्रेंच तो आती नहीं, देखना पड़ेगा, सॉस रैचुरे बोल देते हैं, ठीक है। किसी को पता हो तो बता दो भैया, सॉस रैचुरे, ठीक है। इरेजर बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं। इरेजर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। इज अ स्ट्रेटेजिक फिलोसॉफिकल डिवाइस ओरिजिनली डेवलप्ड बाय मार्टिन हाइडेगर। तो उसको डेवलप करने वाले कौन थे ओरिजिनली? हाइडेगर। मैंने बताया था कि हाइडेगर से काफी मोटिवेटेड थे डेरिडा। यूजुअली ट्रांसलेटेड एज अंडर इरेजर, नॉर्मल जो ट्रांसलेशन है सॉस रैटोरे का वो है अंडर इरेजर। इट इन्वॉल्व्स द क्रॉसिंग आउट ऑफ ए वर्ड विद इन अ टेक्स्ट बट allowing it to remain legible and in place। यानी मान लीजिए एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट से आपने एक वर्ड को उड़ा दिया, मिटा दिया, हटा दिया, इसके बावजूद उसकी मीनिंग वहां पर रह जाए, मीनिंग न जाए वहां से, उसकी वर्ड तो गायब हो गया पर मीनिंग नहीं गई, दैट इज इरेजर। यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय जैक्स डेरिडा, it signifies that a word is inadequate, that a word is inadequate, right? A word is inadequate yet necessary। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेरिडा का कि एक जो वर्ड है वो अपने आप में मीनिंग कंप्लीट नहीं करता, कभी भी वो फाइनल मीनिंग दे ही नहीं सकता, बिकॉज हर एक वर्ड की मीनिंग इनकम्प्लीट है, वो इनएडिक्वेट है, इसके बावजूद वो नेसेसरी है। यानी वो हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं ना, जो इनकम्प्लीट है, इनएडिक्वेट वर्ड है वही है। लैंग्वेज अपने आप में इनकैपेबल है, लैंग्वेज इज नॉट कंप्लीट, लैंग्वेज इज नॉट फाइनल, लेकिन हमारे पास लैंग्वेज ही है जो हम यूज कर सकते हैं, तो उसको हम यूज करेंगे, राइट। सो डेरिडा ने जो देखिए जो आपके हाइडेगर ने कहा था, हाइडेगर का जो मीनिंग थी वो ये थी कि एक वर्ड को आप वहां से हटा दीजिए लेकिन मीनिंग फिर भी बची रहे वहां पे, वो हाइडेगर वाली मीनिंग थी। डेरिडा ने उसको वहां से उठाया और उठा करके कहा कि एक वर्ड जो है वो कभी भी वो हमेशा इनएडिक्वेट होगा लेकिन फिर भी नेसेसरी होगा। इस पॉइंट को डेरिडा ने कहा इरेजर, आप इसको याद रखिएगा, इनएडिक्वेट येट नेसेसरी, यही इरेजर की मीनिंग है। That a particular signifier is not wholly suitable for the concept it represents, but must be used as the constraints of our language offer nothing better, right? अब आप इसको ये वाला पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए एक मैंगो है आपके हाथ में और आपने अपने दोस्त को कहा कि भाई मैंगो खा लो, है ना, तो जो आपके हाथ में है वो तो सिग्निफायर है, सिग्निफाइड है, और जो आपने वर्ड यूज किया मैंगो वो सिग्निफायर है, और आपके दोस्त को वो मैंगो वर्ड सुन करके उतना मजा नहीं आएगा जितना उसको खा करके आएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो सिग्निफायर है वो सिग्निफाइड को कंप्लीटली एक्सप्रेस कभी कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब लैंग्वेज फ्लॉड है, लैंग्वेज में कमी है, लैंग्वेज कभी सही बात बता ही नहीं सकती है, लैंग्वेज अपने आप में इनकम्प्लीट है। लेकिन क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज के अलावा कुछ है ही नहीं तो हम करें क्या, वही तो यूज करेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेजर ऑफ डेरिडा। समझ में आया कि नहीं? सर एक बार और बता दीजिए, सिर्फ डेरिडा वाले। डेरिडा यही मीनिंग है कि इनएडिक्वेट येट नेसेसरी, यानी वो शब्द अपने आप में मीनिंग को पूर्णतया बता नहीं पाएगा, लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करें, है ना। मान लो कि अब आपका जैसे किसी व्यक्ति के पास जो है, जो नौकर है, उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन नौकर कुछ अच्छा काम करता है, कुछ खराब काम करता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं उसको रिप्लेस करने का, क्योंकि उस पूरे मोहल्ले में और कोई नौकर आता ही नहीं काम करने के लिए, कोई मेड आता ही नहीं है, तो वो इनएडिक्वेट है बट नेसेसरी है ना। काम पूरा नहीं कर सकता लेकिन करेगा तो वही, है ना। अगर मान लो किसी को बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है और उसको एक इंग्लिश लड़की से प्यार हो जाए उस लड़के को, तो अब उसको उस लड़की से बोलना है आई लव यू, तो बोलेगा जितना बोल पाएगा, बेचारा इनएडिक्वेट है,
बट नेसेसरी है, एक्सप्रेस तो करना है प्यार को, राइट. सो डेरिडा सेज की दैट इरेजर रिफर्स टू द weakness of language, that the language is not capable of expressing the complete idea. However, because there is no other method possible, therefore we will use language only to express the idea. अब ठीक है? ओके सर. यस सर. दो और वर्ड हैं, फिर एक डिफरेंट 2-3-4 और वर्ड हैं, वो कर लेते हैं. एक है आपका फार्माकॉन. फार्माकॉन फार्मेसी से आता है और वंस अगेन आपको प्लेटो से जुड़ना पड़ेगा. याद रखिएगा कि डेरिडा इज एंटी प्लेटो, राइट. जो प्लेटो की बातें थी उनके खिलाफ डेरिडा का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है. प्लेटो बिलीव्ड राइटिंग इज अ पॉइजन. डेरिडा सेज राइटिंग इज मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग. बोथ यूज द सेम वर्ड फॉर द पर्पज, राइट. तो फार्माकॉन जो है वो प्लेटो ने भी यूज किया और डेरिडा ने भी यूज किया. डेरिडा ने ये बताने की कोशिश की कि जो राइटिंग है वो पॉइजन है, इसलिए उन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया रेफर करने के लिए पॉइजन को. डेरिडा ने इसी वर्ड को यूज़ किया और उन्होंने कहा कि राइटिंग जो है वो मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू है, और इसलिए डेरिडा ने फार्माकॉन को प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू के रूप में यूज़ किया है. क्लियर? ओके. लास्ट वन इज नो नॉट द लास्ट वन. नेक्स्ट वन इज phallogocentrism. Phallogocentrism. In critical theory and deconstruction, phallogocentrism is a neologism. अच्छा, neologism का मतलब होता है न्यूली क्वाइंड वर्ड, इसको याद रखना. neologism का मतलब होता है न्यूली क्वाइंड वर्ड, ठीक है. क्वाइंड बाय जैक्स डेरिडा. तो इसका जो क्वाइनिस था phallogocentrism का, वो जैक्स डेरिडा ने किया था. क्या वो रिफर करना चाहते थे? The privileging of the masculine phallus in the construction of meaning. यानी हम जितनी भी मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे राइटिंग में, चाहे लिटरेचर में, चाहे किसी और तरीके के आर्ट में, वहाँ पे फैलस को, यानी ह्यूमन, ये जो मैस्कुलिन सिंबल है, फैलस जो है वो मैस्कुलिन सिंबल है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. तो बिकॉज एवरीथिंग इज सेंटर्ड टूवर्ड्स masculinism, towards phallus, therefore phallogocentrism refers to giving more importance to masculinity or phallus in the production of meaning. And that production of meaning can be in a lecture, can be in art, can be in literature, can be in some other part. Okay? Okay or not? So please tell me once again. Which one? So both. Both. बढ़िया है. ओके. फार्माकॉन जो है वो पहले प्लेटो ने यूज़ किया. प्लेटो ने कहा कि इसका मतलब है कि ये है राइटिंग इज़ अ पॉइजन. उन्होंने कहा ये पॉइजन वर्ड पॉइजन के लिए यूज़ किया. उन्होंने कहा कि राइटिंग इज़ फार्माकॉन, दैट इज़ राइटिंग इज़ पॉइजन. तो उन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया. डेरिडा ने प्लेटो के उसी वर्ड को वहाँ से उठाया और उन्होंने कहा ना, ऐसा नहीं है. राइटिंग इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, राइट. और उसके लिए भी उन्होंने वही वर्ड यूज़ किया जो प्लेटो ने यूज़ किया, फार्माकॉन. फैलोगोसेंट्रिसिज्म बताता है कि कैसे राइटिंग में या किसी और तरीके के आर्ट में जो पुरुष हैं, जो पुरुष हैं, उनके विचारों को उनको ज़्यादा या उन पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, प्रिविलेज किया जाता है, राइट. तो दैट इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू phallus in writing or in any other kind of art. That is phallogocentrism. Got it. Good. Thank you, sir. Last, maybe, but very very important, phallogocentrism. I'm sorry, DEFRA, right? DEFRA, French term है DEFRA. इसका मतलब है postponement of meaning, never to reach on a conclusion. Negative capability से फिर से आप कंपेयर कर सकते हैं. डेरिडा ने इसका जो पहली बार वो यूज़ किया था 1963 में. उनका पेपर था कॉजिटो एट हिस्टोरियो डी ला फॉली. पूछ सकता है क्योंकि बहुत फेमस वर्ड है, कहाँ यूज़ किया गया, कब यूज़ किया गया, पूछ सकता है, ठीक है. मीनिंग क्या है? एक फ्रेंच टर्म है, जैक्स डेरिडा ने कॉइन किया है. डिकंस्ट्रक्शन में एक सेंट्रल वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है. और
कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। डिफरा का मतलब है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। द टर्म डिफरा मीन्स द डिफरेंस एंड डिफरल ऑफ मीनिंग, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जो मीनिंग हम समझ रहे हैं और जो हम नहीं समझ रहे हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं वो कंप्लीट तो है नहीं, क्योंकि कंप्लीट तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब बहुत कुछ है जो हम नहीं समझ रहे हैं। जो हम नहीं समझ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उसमें एक रिलेशनशिप होगा, दैट इज डिफरा, राइट। डिफरेंस एंड डिफरल ऑफ मीनिंग, दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ डिफरा। अगर आप इसको बहुत सामान्य भाषा में समझना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट जो होता है वो अपनी मीनिंग हमेशा डिले करता है। डिले करने का मतलब है आप एक पोएम को 4 बार पढ़ेंगे, आपको 4 बार समझ में अलग अलग आएगी। हर बार कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा। 400 बार पढ़ेंगे, 400 बार आपको कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा, कुछ अलग महसूस होगा। दैट इज डिफरा। एवरी टेक्स्ट डिलेज इट्स मीनिंग, इट नेवर गिव्स यू द फाइनल आउटकम, फाइनल मीनिंग। दैट इज डिफरा, राइट। एंड बिकॉज लिटरेचर में जो टेक्स्ट होते हैं उनमें डिफरा अवेलेबल होता है, इसीलिए लिटरेचर के जो टेक्स्ट है वो मल्टीपल रीडिंग के लिए ओपन है। इसलिए आप बार बार पढ़ेंगे, आपको बार बार अलग अलग मीनिंग मिलेगी। दैट इज डिफरा। दिस इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन गिवन बाय जैक्स डेरिडा। ये समझ में आया? यस सर। हेलो सर। हाँ, डिफरेंस और डिफरा की लिटरल मीनिंग क्या होगी दोनों की अलग अलग? किसकी? डिफरेंस एंड डिफरा। नहीं, लास्ट पहला वाला कौन सा बोल रहे हो? डिफरेंस। डिफरेंस है सर एक, और एक डिफरा है। देखो डिफरेंस का तो तो मैं नहीं बताऊंगा, डिफरेंस का क्या होता है वो आपको पता है ना। तो डिफरेंस क्या होता है वो तो आपको पता ही है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना, वो तो आपको पता ही है। तो जो आप लेमैन वाली लैंग्वेज में बोलते हैं वही वाला है। डिफरा जो है उसका मतलब वो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंस एंड डिफर। 2 वर्ड हैं, एक है अलग होना डिफरेंस, और एक है डिफर डिले करना। अलग होना और डिले करना, जितना आप डिले करोगे उतना अलग होता जाएगा, वो है डिफरा। दैट इज हर बार आपको एक नई मीनिंग मिल सकती है। मीनिंग कभी कंप्लीट होगी ही नहीं, वो हमेशा चलती रहेगी। इस तरीके से आपका ये वर्ड होगा, ठीक है। ये आपका डिफरा है। हाउएवर आप इसको आगे और पढ़ सकते हैं। जैक्स लका और मिखाइल बख्तिन, ये जो 2 राइटर्स हैं, इनका भी स्ट्रक्चरलिज्म में काफ़ी योगदान है। बट व्हेन आई विल टॉक अबाउट अदर थियरीज, यू नो, I will be discussing with about these 2 authors. ठीक है? So this is you know as I said, इन लोगों ने भी बोला है इसके बारे में। स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में इनका भी कंट्रीब्यूशन है, बट इनकी क्योंकि अलग जो साइको एनालिसिस करना है तो उसमें लका आ जाएंगे। डायलॉगिज्म की बात करेंगे तो बख्तिन आ जाएंगे, तो उस समय बात कर लेंगे। इसलिए इनको फिलहाल मैं यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ, इन दोनों क्रिटिक्स को। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ